एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन बैच में, जिसमें हम लोग बात अभी जो है लगातार जो है साइंस का ऑब्जेक्टिव मेन जो ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जो है जो सब्जेक्टिव है, ठीक है, उसको भी देखते रिवीजन सुनते हुए चल रहे हैं, ठीक है, ताकि सब्जेक्टिव भी थोड़ा बहुत रिवाइज होते चले। बाकी तो नोट से सब्जेक्टिव को देखना ही है, ठीक है, कि ये मेन क्वेश्चन है, और उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव को भी देखना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में हम लोग मेनली देख लिए हुए हैं कि पोषण हो गया, श्वसन हो गया, ठीक है। तो आज परिवहन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो परिवहन कहने का मतलब क्या है? तो परिवहन कहने का मतलब है कि पेड़ पौधा में परिवहन कैसे होता है। तो हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधा में जो परिवहन होता है वह जल के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? जल के माध्यम से होता है। और परिवहन कराने के लिए जो है उसमें दो तरह का उत्तक पाया जाता है, एक जाइलम उत्तक पाया जाता है, एक फ्लोएम उत्तक पाया जाता है। जाइलम उत्तक जो होता है वह जल का परिवहन कराता है। किसका परिवहन कराता है? जल का। और खनिज लवण का। किसका? खनिज लवण का। लेकिन फ्लोएम उत्तक जो होता है वह किसका परिवहन कराता है? तो वो जो है तुम्हारा भोजन का या ग्लूकोज का जो है परिवहन कराता है। किसके अंदर? पौधे के अंदर, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि पौधे में किस माध्यम में परिवहन होता है, तो जल के माध्यम से होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें जंतु में, किसमें? जंतु में, खासकर ह्यूमन में अगर बात करें तो परिवहन जो होता है वह खून के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से, इसको रक्त या रुधिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रक्त या रुधिर। तो रक्त के माध्यम से जो है परिवहन होता है, ठीक है। अब रक्त के माध्यम से परिवहन जो होता है, तो परिवहन कराने के लिए जो है कोई ना कोई अंग चाहिए, ठीक है। तो इसमें परिवहन कराने के लिए जो मुख्य अंग होता है वह हृदय होता है। कौन होता है? हृदय, ठीक है। तो हृदय के बारे में जानेंगे। और हृदय में दो तरह का पाइप जुड़ा होता है। कितने तरह का? दो तरह का, ठीक है। एक को बोलते अरोटा, एक को बोलते वेना कावा, ठीक है। अरोटा को बोलते हैं हम लोग हिंदी में महाधमनी। क्या बोलते हैं? महाधमनी। और वेना कावा को हम लोग बोलते हैं क्या? महाशिरा। क्या बोलते हैं? महाशिरा। तो महाधमनी और महाशिरा जो है यही दोनों बॉडी में जो जाता है, किसमें? धमनी और शिरा के रूप में। किसके रूप में? धमनी और शिरा के रूप में। और यह धमनी शिरा जो है और पतली पतली शाखा में बढ़ता है, जिसको केशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केशिका। तो मानव परिवहन तंत्र जो होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है, उसमें मुख्यतः 4 अंग के बारे में पढ़ते हैं। कितने अंग? 4 अंग। एक हृदय, दूसरा धमनी, तीसरा शिरा और चौथा केशिका, ठीक है, जिसको कैपिलरी बोलते हैं। तो अगर हम बात करें कि जो है सबसे पहले कि हृदय क्या है, तो हृदय के बारे में बात करते हैं तो जानते हैं कि हृदय एक मांसल कोमल रचना है। क्या है? हृदय एक मांसल कोमल रचना है, जिसका काम क्या है कि यह एक पंप की तरह कार्य करता है। किसकी तरह? पंप की तरह कार्य करता है। यह क्या करता है कि शरीर से अशुद्ध खून को, अशुद्ध खून मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको अशुद्ध खून बोलते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन होता है उसको शुद्ध खून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुद्ध खून। तो यह जो है सबसे पहले हृदय जो है अशुद्ध खून को शुद्ध होने के लिए खींचकर कहाँ भेजता है? फेफड़ा में। कहाँ? फेफड़ा में। और फेफड़ा में से फिर शुद्ध खून को पूरे शरीर में क्या करता है? हृदय फैला देता है। तो हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है, जो अशुद्ध खून को खींचकर शुद्ध होने के लिए फेफड़े एवं गुर्दों में भेजता है। फेफड़े एवं गुर्दा। फेफड़ा भी शुद्ध करता है खून को और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालकर, और गुर्दा भी शुद्ध करता है यूरिन बनाकर, जिसको हम बोलते हैं मूत्र, ठीक है, जिसमें यूरिया, जो ग्लूकोज, अगर जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसको भी क्या करता है? डिस्प्लेस करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हृदय एक मांसल कोमल रचना है जो पंप की तरह कार्य करता है, ठीक है। यह जब कह सकते हैं कि 80 mmHg पारे के बराबर होती है तो इसे अनुशृंखलन कहते हैं, और यह जब 120 mmHg पारे के बराबर होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? संकुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? संकुंचन। तो अनुशृंखलन और संकुंचन में क्या फर्क है? तो संकुंचन में क्या होता है, इसमें हृदय में जो होता है वह खून भरता है। क्या होता है? हृदय के अंदर खून जब भरता है
ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, संकुंचन। और अनुसिंचलन क्या होता है, जब हृदय में से खून बाहर निकलता है तो उसको हम बोलते हैं अनुसिंचलन। ठीक है, तो अनुसिंचलन के समय पारा कितना होगा, 80, और संकुंचन के समय कितना होगा, 120। ठीक है, अनुसिंचलन को ही हम लोग बोलते हैं क्या, सिस्टोलिक, सॉरी डायस्टोलिक। अनुसिंचलन को डायस्टोलिक बोलते हैं और संकुंचन को हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, अनुसिंचलन को क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर। तो हृदय का कार्य क्या है, अगर पूछा जाए कि हृदय का कार्य क्या है, तो सबसे पहले हृदय जो है वह गैसों का परिवहन कराता है। क्या कराता है, गैसों का परिवहन कराता है। दूसरा, हृदय जो है पोषक तत्वों का परिवहन कराता है। तीसरा, हृदय हार्मोन का परिवहन कराता है। ठीक है, चौथा, हृदय जो है वह हमारे शरीर के तापमान, सॉरी, हृदय जो है अशुद्ध खून को खींचकर शुद्ध होने के लिए फेफड़े में गुर्दा में भेजता है और फिर शुद्ध खून को वापस कहाँ, पूरे शरीर में फैलाता है। ठीक है, हृदय जो है हमारा पंप की तरह कार्य करता है। तो ये 3-4 कार्य जो है वह आ जाएगा कि हृदय पंप की तरह, सॉरी, हृदय जो है वो, फिर से सुनिए, हृदय का कार्य क्या है, तो हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है। ठीक है, और पंप की तरह कार्य करेगा तो क्या करेगा, अशुद्ध खून को खींचकर शुद्ध होने के लिए फेफड़ा में गुर्दा में भेजेगा और फिर शुद्ध खून को पूरे शरीर में फैला देगा। हार्मोन, गैस और इसका परिवहन हृदय नहीं कराता है। हृदय वास्तव में एक पंप की तरह ही काम करता है। ठीक है, अगला सवाल आता है कि रक्त दाब क्या है। तो रक्त दाब कहने का मतलब है कि मनुष्य में जो रक्त होता है एक बंद परिसंचरण तंत्र में बनता है। बंद मतलब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में, बंद परिसंचरण तंत्र में बहता है। ठीक है, जिसे हम लोग वाहिका या नलिका कहते हैं। जो बंद परिसंचरण तंत्र होता है या उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाहिका या नलिका, इसमें रक्त जो होता है एक दाब द्वारा, प्रेशर द्वारा प्रवाहित होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रक्त दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, रक्त दाब या बीपी कहते हैं। ठीक है, तो रक्त दाब को अगर पूछे ऑब्जेक्टिव में कि मापने वाला यंत्र क्या है, तो रक्त दाब को मापने वाला यंत्र का नाम है स्फिंगमोमैनोमीटर। क्या नाम है, स्फिंगमोमैनोमीटर। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है कि रक्त क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, रक्त। तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। क्या है, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, जिसका रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल होता है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है जिसका रंग हीमोग्लोबिन परिवहन उत्तक के कारण क्या होता है, लाल होता है। ठीक है, रक्त जो है पोषक पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, हार्मोन, गैसों का परिवहन कराता है। तो रक्त इसका परिवहन कराता है, हृदय नहीं। गैस, हार्मोन, पोषक तत्व, उत्सर्जी पदार्थ, सबका परिवहन कौन कराता है, रक्त। लेकिन किसके माध्यम से होता है, हृदय के माध्यम से, क्योंकि हृदय ही एक पंप की तरह कार्य करता है जिससे रक्त हमारे शरीर में फैलता है, फिर वापस हृदय तक आता है और इसी क्रिया को शुद्ध अशुद्ध क्रिया, मतलब रक्त को शुद्ध करने की क्रिया लगातार चलते रहता है। ठीक है, तो आगे हम लोग रक्त का पूरा डिटेल जानेंगे। आज सिर्फ हृदय क्या है, हृदय का कार्य क्या है, हृदय की आंतरिक संरचना पूछेगा। तो हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग जानते हैं कि हृदय जो होता है यह कितने 4 कोष्ठकों से बना हुआ है। कितने, हृदय के अंदर 4 कोष्ठक होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, जिसमें 2 बाया आलिंद होता है, सॉरी, एक बाया आलिंद बाया निलय और एक जो है बाया आलिंद बाया निलय, दूसरा दाया आलिंद और दाया निलय। मतलब जिसमें 2 निलय और 2 आलिंद पाए जाते हैं। मतलब हृदय का आंतरिक संरचना में क्या जानेंगे कि हृदय जो है एक मांसल कोमल रचना है जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। 2 आलिंद और 2 निलय। ठीक है, जिसमें ये आलिंद और निलय जो है बाहर से तो जुड़े होते हैं, बाहर से अलग अलग होते हैं, लेकिन अंदर से जो है यह वॉल्व द्वारा, द्विकपाट और त्रिकपाट द्वारा जुड़े होते हैं। फिर से सुनिएगा, आंतरिक संरचना बताइए हृदय का। तो हृदय एक मांसल कोमल रचना है, ठीक है, जिसमें 2 आलिंद एवं 2 निलय पाए जाते हैं। ठीक है, यह बाहर से तो अलग अलग होते हैं, लेकिन अंदर से जो है द्विकपाट और त्रिकपाट द्वारा, द्विकपाट मतलब 2 बल्ब और 3 बल्ब से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, तो 3 लाइन में इसका आंसर हो जाएगा, हृदय एक मांसल कोमल रचना है
जो जिसमें 2 वालिंद एवं 2 निलय पाए जाते हैं, या बाहर से तो अलग अलग दिखते हैं लेकिन अंदर से द्वि कपाट और त्रि कपाट द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, अब हृदय का कार्य में क्या है, हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में फैलाता है और कार्बन युक्त रक्त को जो है वापस फेफड़ा एवं गुर्दा में लाकर शुद्ध करने के लिए भेजता है। ठीक है, तो ये जो है एक शॉर्ट में हो गया, इसको आप लोग शेयर में याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव पे। तो ऑब्जेक्टिव पे कल का सवाल था कि किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। किस पौधे में रंध्र, रंध्र मतलब जान गए कि रंध्र जो है पत्ती में पाया जाता है, तना में पाया जाता है और जड़ में पाया जाता है, लेकिन कौन सा ऐसा पौधा जिसमें रंध्र नहीं पाया जाता है? तो आम में रंध्र पाया जाता है। हाँ, आम में तो पाया जाता है क्योंकि आम प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक है, हाइड्रीला, हाइड्रीला नाम जो है यह एक जल में उगने वाला पौधा है। जल के अंदर, जल के एक ऊपरी सतह पर होता है और एक होता है जल के भीतर। तो जल के भीतर होने वाला क्या है, पौधा है। ठीक है, तो इसमें रंध्र नहीं पाया जाता, इसमें रंध्र नहीं पाया जाता। अगर इसमें रंध्र पाया जाएगा तो क्या होगा, यह जो है पानी को ही अंदर ले लेगा और इसमें क्या, पानी के कारण इसका अंग क्या हो जाएगा, फूल जाएगा ऑस्मोसिस करके। लेकिन इसीलिए हाइड्रीला में जो होता है रंध्र नहीं पाया जाता है। तो हाइड्रीला कैसा पौधा है, तो यह एक जलीय पौधा है। कैसा पौधा है, जलीय, जो जल के अंदर में होता है। एक होता है जल के ऊपर, एक होता है जल के अंदर। तो ये जल के अंदर होता है। ठीक है, जल के ऊपर कैसे होता है, तो जल कुंभी के बारे में पढ़े हैं, जल कुंभी जिसको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। टेरर ऑफ बंगाल किसको कहते हैं, जल कुंभी को। तो जल कुंभी जल के ऊपर होता है, पानी के ऊपर। ठीक है, तो उसमें रंध्र पाया जाता है लेकिन हाइड्रीला में रंध्र नहीं पाया जाता है। अगला सवाल, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो अभी बताया कि पादप मतलब पेड़। ठीक है, जानवर मतलब जंतु। पादप मतलब पेड़ और जानवर मतलब जंतु। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है क्या करने के लिए, जल का वहन कराने के लिए। तो परिवहन का दूसरा नाम वहन भी है, ट्रांसपोर्टेशन जिसको बोलते हैं, वहन भी बोलते हैं या परिवहन बोलते हैं। ठीक है, तो पादप में जाइलम का काम क्या है, जल का वहन कराना। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर, कि जीवन का एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जीवन का एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है बताइए। अणु की गति, मतलब अणु की गति का वृद्धि करना, संघ किसी ग्रुप में रहना, समन्वय कोऑर्डिनेशन करना। तो जीवन की एक महत्वपूर्ण जो है विशेषता वृद्धि करना। क्या, वृद्धि करना। अगर किसी में लाइफ होगा, जीवन होगा, सजीव होगा, तो वो वृद्धि करेगा। क्या करेगा, वृद्धि करेगा। तो जीवन की एक महत्वपूर्ण क्या है विशेषता है कि वह वृद्धि करता है। ठीक है, जिसको वृद्धि भी, कोई वृद्धि नहीं करता तो गति भी करता है। क्या करता है, गति। ठीक है, 4 नंबर सवाल देखिएगा कि मानव गुर्दे का आकार होता है। मानव गुर्दे, तो उस सर्जन तंत्र के बारे में समझाएंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे गुर्दा किस आकार का होता है। तो गुर्दा जो होता है वह कैसा होता है, सेम के बीच के आकार का होता है। किसके, सेम के बीच के आकार का होता है क्या, गुर्दा। ठीक है, लेटेक्स समानता कहाँ पाई जाती है। लेटेक्स जो है एक तरह का उत्सर्जी पदार्थ है। क्या है, लेटेक्स एक तरह का उत्सर्जी पदार्थ है जो पेड़ पौधे में से निकलता है और इसी लेटेक्स से गम वगैरह, पेंट वगैरह बनता है। ठीक है, तो लेटेक्स जो है वह कहाँ पाया जाता है। तो लेटेक्स तुम्हारा हो जाएगा पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में, इनमें सभी। तो इसमें तुम्हारा हो जाएगा बरगद में। किसमें हो जाएगा, बरगद में, सॉरी बरगद में भी पाया जाएगा और पीपल में पाया जाएगा। पीला कनेर में, पीपल मतलब लेटेक्स उत्सर्जी पदार्थ है जो छाल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, पौधे के छाल में। ठीक है, तो ये पीपल में पाया जाएगा, पीला कनेर में भी, बरगद में भी, मतलब इसमें सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, आगे है, मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत मात्रा होता है। अगर उत्सर्जन तंत्र पढ़ाएंगे तो मानव जो यूरिन होता है उस यूरिन में यूरिया का मात्रा होता है। क्या होता है, यूरिया का मात्रा। तो यूरिया का मात्रा कितना होगा, तो यूरिया का मात्रा 2% होगा। कितना परसेंट, 2%। तो मानव मूत्र में यूरिया का जो प्रतिशत है कितना प्रतिशत होगा, 2% होगा। कितना, मात्र 2%। ज्यादा तो पानी होता है। ठीक है, इसमें कार्बनिक, अकार्बनिक, यूरिया, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, यूरिन में पाया जाता है। ठीक है,
इसी में एक सवाल बना था कि कोई आदमी अगर समुद्र में फंस जाए तो समुद्र में फंसने के बाद जो है अगर मान लो बहुत दिनों तक फंस जाओ, वहां पे ना पानी है ना कुछ है, तो क्या करना चाहिए जिंदा रहने के लिए? क्या समुद्र का पानी पीना चाहिए? बिल्कुल नहीं, समुद्र का पानी नहीं पीना चाहिए। इसी यूरिन को बार बार जो है आदमी जो है अगर इंटेक करता है तो वह जिंदा रह सकता है। ठीक है, तो ऐसा एक कहानी है जिसमें एक इंसान जो है समुद्र में फंस जाता है, तो वो जब वो वापस आता है उस आइलैंड से, ठीक है, आइलैंड में फंस जाता है, तो उस आइलैंड पर वापस आता है अपने देश या किसी देश में, तो उससे पूछा जाता था कि तुम इतना दिन कैसे जिंदा रहे? ठीक है, क्योंकि समुद्र का पानी में बहुत ज्यादा नमक होता है, खारापन होता है, जिससे इंसान का जो है क्या, इंसान का जो इलेक्ट्रोलाइट्स का जो संख्या है वह क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, जिससे बॉडी क्या होगा, बॉडी जो है मेंटेन बहुत ज्यादा कर सकते हैं कि बहुत कोई भी चीज ज्यादा भी हानिकारक होता है, कम भी हानिकारक होता है। ठीक है, तो नमक का मात्रा ज्यादा खाते हैं तो वो भी आपके लिए क्या है, हानिकारक है। तो वह बोलता है कि हम जिंदा रहने के लिए क्या, अपने यूरिन को जो है बार बार क्या करके छान के जो है पिया है। ठीक है, तो यूरिन मूत्र में कितना 2% क्या पाया जाता है, यूरिया पाया जाता है। ठीक है, अगला 7वां नंबर सवाल कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो ये सवाल बार बार हम लोग देख चुके हैं, लेकिन ये इसका क्या नाम है, वैज्ञानिक नाम है, देख लीजिए। तो इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो हम लोग जानते हैं कि लाल रक्त कण के कारण। तो लाल रक्त कण जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं लाल रक्त कण। लाल रक्त कण को हम लोग क्या बोलेंगे, तो लाल रक्त कण को जो है उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, हीमोग्लोबिन। क्या, हीमोग्लोबिन। देखो थ्रोम्बिन जो है वह एक किसमें पाया जाएगा, प्लेटलेट्स में। किसमें, प्लेटलेट्स में। फाइब्रिन भी प्लेटलेट्स में पाया जाएगा। और सीरम जो है वह किसमें, लसिका में पाया जाता है, सीरम। ठीक है, तो लाल रक्त जो लाल दिखता है किसके कारण दिखता है, हीमोग्लोबिन के कारण दिखता है। ठीक है, देखो हम अभी वैज्ञानिक नाम बता देते खून का, कि खून का जो 3 प्रकार होता है, 3, लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण और प्लेटलेट्स। तो लाल को हम लोग बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। लाल रक्त कण का वैज्ञानिक नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, या हाँ इरिथ्रोसाइट्स। दूसरा श्वेत रक्त कण का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। क्या नाम है, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, और जो प्लेटलेट्स है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स। क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट लाल होता है, ल्यूकोसाइट व्हाइट होता है, और प्लेटलेट्स जो होता है उसको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्या खून के कण का क्या नाम है, वैज्ञानिक नाम है। क्या नाम है, वैज्ञानिक नाम। 8वां नंबर सवाल, वसा का पाचन करता है। तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, एंजाइम है। क्या है, एंजाइम। सब एंजाइम का स्पेशल कार्य होता है कि अगर हमारे मुंह में लार एमाइलेज है तो ये लार एमाइलेज किसका पाचन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का। किसका, कार्बोहाइड्रेट का। पेट में पेप्सिन और रेनिन है, तो पेप्सिन रेनिन किसका पाचन करेगा, तो ये प्रोटीन का करेगा। किसका, प्रोटीन का। तो कौन सा एंजाइम जो है वसा का पाचन करता है? ठीक है, तो पेप्सिन तो होगा नहीं। ठीक है, अमाइलेज भी नहीं होगा, क्योंकि अमाइलेज जो है किसका करेगा, कार्बोहाइड्रेट का करेगा। तो लाल अमाइलेज, तो ये तुम्हारा कौन हो जाएगा, लाइपेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइपेज। ठीक है, ट्रिप्सिन भी तुम्हारा छोटी आंत में ही पाया जाएगा, लेकिन ये किसका पाचन करेगा, ट्रिप्सिन जो है यह पाचन करेगा किसका, यह तुम्हारा प्रोटीन का पाचन करेगा। किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का। ठीक है, तो वसा का पाचन कौन करेगा, लाइपेज करेगा। लाइपेज एंजाइम भी किसमें पाया जाएगा, छोटी आंत में। कोई पूछेगा लाइपेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है, तो छोटी आंत में पाया जाता है। 9वां नंबर सवाल, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है? पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो हम लोग जानते हैं कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण जो होता है वह कहाँ होता है, वह होता है हरित लवक में। किसमें, हरित लवक में। ठीक है, तो उस हरित लवक को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो उस हरित लवक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं हरित लवक। ठीक है, तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, हरित लवक में होता है, जिसको क्लोरोप्लास्ट इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, 10वां नंबर परिशेषिका हिस्सा है। परिशेषिका के बारे में से पहले बताए थे, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स किसका हिस्सा है, तो अपेंडिक्स जो है किसका है, आहार नाल का। किसका है, आहार नाल का हिस्सा है। ठीक है,
तो परिशेषिका याद रखिएगा, या इसी को बोलते हैं कृत्रिम रूपी परिशेषिका। कृत्रिम रूपी परिशेषिका, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, परिशेषिका को बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स किसका हिस्सा है? आहार नाल का। कहाँ पे होता है? छोटियां जहाँ पे अंत करता है और बड़ियां जहाँ पे शुरू होता है, वहां पे यह एक कैसा अंग है, मतलब कह सकते हैं वेस्टिजियल अंग है। वेस्टिजियल अंग है, ठीक है। वह कहाँ पे है? आहार नाल में। किसमें? आहार नाल। गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? अब ये बहुत ही रोचक सवाल है, ठीक है, कि रंध्र जो होता है उसके दोनों साइड से गार्ड कोशिका होता है। क्या होता है? गार्ड कोशिका। अब इस गार्ड कोशिका में दो परत होता है, एक पतली परत होता है, एक मोटी परत होता है, दो साइड में। तो बताइए अंदर की साइड मोटी होगा कि बाहर की साइड मोटी होगा? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है, तब भीतरी होती है कि बाहरी होती है कि पार्श्व होती है कि इनमें से सभी? तो इसमें जो मोटी जो होती है वह तुम्हारा क्या होगा? वह तुम्हारा भीतरी होगा। क्या होगा? भीतरी होगा। जो भीतरी परत होता है वही तुम्हारा क्या होता है? मोटी होता है। तो कहने का मतलब है कि गार्ड कोशिका जो होता है वो रंध्र को क्या करता है? खोलने और बंद करने का काम करता है, ठीक है। गार्ड कोशिका जो मोटा जो परत होता है, ठीक है, तो वह कहाँ होता है? भीतरी वाला जो परत वह मोटा होता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका रंध्र है, ठीक है, और इसके साइड से ये मान लीजिए आपका क्या है? गार्ड कोशिका है। कितना है? गार्ड कोशिका। तो ये परत भीतरी हो गया और ये परत बाहरी हो गया। ये भीतर वाला परत जो होता है ये मोटा होता है। क्या होता है? परत मोटा होता है। और जो बाहर वाला जो परत होता है वो क्या होता है? पतला होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत डीप सवाल है ये। तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति, तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा हुई है? तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी जीव बनता है, ठीक है, तो जीव में 3 लेयर होता है, 3 परत होता है, ठीक है। जिसको सबसे बाहर वाले परत को बोलते हैं क्या? एक्टोडर्म। क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म। और बीच वाले परत को बोलते हैं मीजोडर्म। क्या बोलते हैं? मीजोडर्म। और अंदर वाले परत को बोलते हैं एंडोडर्म। क्या बोलते हैं? एंडोडर्म। तो पूरा मानव शरीर जो है इसी 3 लेयर से बना हुआ है। मानव शरीर का हर एक अंग ये 3 लेयर, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म, ठीक है। एक्टोडर्म मतलब बाहर वाला परत, मीजोडर्म मतलब बीच वाला, इंडोडर्म मतलब सबसे अंदर वाला, ठीक है। अब पूछ रहा है कि तंत्रिका तंतु जो है, मतलब तंत्रिका तंत्र कौन सी परत से बना है? तो तंत्रिका तंत्र में जो है, या तंत्रिका तंत्र में कौन कौन आ गया? ब्रेन आ गया, मेरुरज्जु आ गया, तंत्रिकाएं आ गया। तो तंत्रिकाएं का कौन है? तंत्रिका तंतु। तो बताइए किससे बना होगा? तो ये आपको एंडोडर्म से बना होगा। किससे बना होगा? एंडोडर्म। सबसे भीतरी परत जो है वही परत किसका निर्माण करता है? तंत्रिका तंतु का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये आपका कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जिसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।